हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंजीनियरिंग मटेरियल्स में चैप्टर 2 को, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे फेज डायग्राम के बारे में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फेज डायग्राम के बारे में। उसका आगे की क्लास हमने डिस्कस किया है अभी तक यूनरी फेज डायग्राम को। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी फेज डायग्राम को, कि क्या है बाइनरी फेज डायग्राम, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हम लोग बाइनरी फेज डायग्राम के बारे में। बाइनरी फेज डायग्राम जो है कि वो यह आपका टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में प्लॉट है, जिसमें हमने क्या किया है कि प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया है। ये हमारा टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में प्लॉट है, और हमने क्या किया है कि जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट मान लिया है। तो यहाँ से आगे के जो भी आपका डायग्राम्स होंगे उसमें हम मान के चलेंगे कि हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, और वो क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हम जो वेरिएशन देख रहे हैं वो टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में वेरिएशन देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक रिलेशन देखेंगे टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में, कि क्या रिलेशन है टेम्परेचर और कंपोजिशन में के बीच में, और वो जो रिलेशन होगा वो कैसे डिस्कस करेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फेज डायग्राम। तो बाइनरी फेज डायग्राम में कंपोजिशन चेंज होने के कारण क्या होता है कि उसके माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होंगे। कंपोजिशन चेंज हो या टेम्परेचर चेंज हो तो उससे क्या होगा, क्या माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो बाइनरी फेज डायग्राम आप क्या करेंगे, अगर आपको किसी का स्ट्रक्चर, आपको किसी का माइक्रो स्ट्रक्चर आपको स्टडी करना है, प्रिडिक्ट करना है, तो आप बाइनरी फेज डायग्राम का देख के आप क्या कर सकते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चाहे वो इक्विलिब्रियम में हो या नहीं हो, लेकिन आप उसका क्या कर सकते हैं, उसके कैरेक्टर्स को आप डिसाइड कर सकते हैं, उसका माइक्रो स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं कि कैसे वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो अभी हम देखते हैं बाइनरी फेज डायग्राम में वो सबसे आसान का है, जो सबसे इजीएस्ट वन है, वो हमारा है बाइनरी आइसोमॉर्फो सिस्टम के बारे में। तो डिस्कस करते हैं बाइनरी आइसोमॉर्फो सिस्टम की क्या है बाइनरी आइसोमॉर्फो सिस्टम। यह इजीएस्ट टाइप ऑफ फेज डायग्राम है, और उसमें भी इजीएस्ट टाइप ऑफ बाइनरी फेज डायग्राम है। और इसमें हम डिस्कस करते हैं बाइनरी आइसोमॉर्फो सिस्टम में कॉपर निकेल का सिस्टम। तो कॉपर निकेल का सिस्टम हम डिस्कस करते हैं बाइनरी आइसोमॉर्फो सिस्टम। तो ये कॉपर निकेल का सिस्टम है, बाइनरी आइसोमॉर्फो सिस्टम है, उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इस लाइन पे हमने क्या किया है, टेम्परेचर दिया है, डिस्कस किया है, टेम्परेचर प्लॉट किया है डिग्री सेल्सियस में, और इधर हमारा क्या है, कंपोजिशन है। और कंपोजिशन जो है वो वेरिएशन है निकेल का, और वो भी वेट परसेंटेज में है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे कॉपर निकेल को वेरी किया है। यहाँ पे निकेल का परसेंटेज कितना है, 0 है। यहाँ पे निकेल का परसेंटेज 20 है, 20%, यहाँ 40% है, यहाँ पे 60% है, यहाँ पे 80% है, और यहाँ पे कितना है, 100% कॉपर है, निकेल। तो इसके रिवर्स में यहाँ पे 100% आपका कॉपर है, यहाँ 80% कॉपर है, यहाँ पे 60% और लाइक दैट है आपका। तो कॉपर और निकेल में हमने क्या किया है कि निकेल का वेरिएशन यहाँ पे प्लॉट किया है, कॉपर का तो बाय डिफॉल्ट जो रिमेनिंग होगा वो आपका क्या होगा, कॉपर होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर और कंपोजिशन का प्लॉट है, उसमें हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दो लाइन्स है, दो बाउंड्री है। एक लाइन है आपका क्या, जिसको बोलते हैं लिक्विडस लाइन, और दूसरा क्या है, नीचे का लाइन, जिसको बोलते हैं सॉलिडस लाइन। ये हमारा लिक्विडस लाइन है, और ये नीचे का जो लाइन है वो सॉलिडस लाइन है। तो हम अभी देखते हैं, अगर हम बात करेंगे प्योर कॉपर का, तो प्योर कॉपर जो होगा वो इस पॉइंट से, मतलब 1085 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, 1085 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या करेगा, वो मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे प्योर निकेल का, तो ये 1453 के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या है कि पूरा का पूरा आपका क्या है, मोल्टन स्टेट में है। यहाँ पे जो फेज है वो आपका क्या, लिक्विड फेज में है। यहाँ जो फेज है वो आपका क्या है, लिक्विड फेज है। अगर आप इस बाउंड्री पे एंट्री करेंगे, बाउंड्री पे किसी लाइन से, किसी वर्टिकल लाइन के थ्रू एंट्री करेंगे, तो ये इस बाउंड्री पे जैसे ही टच करेंगे, तो जो टचिंग पॉइंट होगा वह पॉइंट होगा जहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा फॉर्मेशन किसका, अल्फा फेज का। यहाँ पे क्या होगा, जो सॉलिड फेज होगा, जो अल्फा फेज है, उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। जैसे ही यहाँ पे लिक्विडस लाइन को टच करेंगे, किसी भी वर्टिकल लाइन के थ्रू आप इसको लिक्विडस लाइन को टच करेंगे, तो अल्फा फेज का क्या होगा, फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस पर्टिकुलर लिक्विडस लाइन पे क्या होगा, अल्फा फेज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, अल्फा फेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे अल्फा फेज का कॉन्सेंट्रेशन, जिसको कि सॉलिड फेज बनते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा।
इस बीच वाले रीजन में क्या होगा कि अल्फा फेज होगा, साथ ही साथ लिक्विड फेज भी होगा। जैसे ही आप सॉलिडस लाइन को आएंगे, मतलब कि इस लाइन पे आएंगे, यहाँ पे वह स्टेट है जहाँ पे कि आपका लिक्विड का लास्ट ड्रॉप डेट होगा। इसके बाद लिक्विड क्या होगा, खत्म हो जाएगा, इसके बाद लिक्विड का कोई नामो निशान नहीं होगा। तो यह वह पॉइंट है जहाँ पे लास्ट ड्रॉपलेट, लास्ट आपका जो ग्रेन होगा लिक्विड का वो बचा रहेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, कोई लिक्विड आपका स्टेट नहीं होगा, ओनली से आपका क्या होगा, अल्फा फेजेज होंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया कि थोड़ा सा इसका और क्रॉस सेक्शनल व्यू लेते हैं और डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दो लाइन्स है, एक आपका लिक्विडस लाइन है, दूसरा क्या है, सॉलिडस लाइन है। तो लिक्विडस लाइन और सॉलिडस लाइन में क्या है कि इसमें क्या है कि दोनों फेजेज है, अल्फा फेज है और लिक्विड फेज है। अगर हम सॉलिडस लाइन के नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ क्या है, केवल अल्फा फेज है। ये उसी का क्रॉस आपका ट्रंकेटेड व्यू है, जहाँ पे हमने ट्रंकेट किया है उसको 20 से लेके 50 के बीच में। तो 20 और 50 के बीच में हमने उसको ट्रंकेट किया है, वहाँ पे कट शॉर्ट किया है। तो यहाँ पे 20 और 50 के बीच में हमने क्या किया, उसको कट शॉर्ट किया और उसी को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दो लाइंस को समझा कि क्या है लिक्विडस लाइन और क्या है सॉलिडस लाइन। तो लिक्विडस लाइन वह है जहाँ पे फर्स्ट ड्रॉपलेट ऑफ फर्स्ट ग्रेन ऑफ अल्फा फेज फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, अल्फा फेज का जस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। और वहाँ पे सॉलिडस लाइन वह है जहाँ पे लिक्विड फेज का आपका कंप्लीशन होगा, वहाँ पे लिक्विड फेज कंप्लीटली वैनिश हो जाएंगे वहाँ के बाद। तो ये एक प्लॉट है आप यहाँ पे यह एक प्लॉट है आपका। तो इसको ओनली आपका याद रख सकते हैं डिग्री सेल्सियस में, और वेट परसेंटेज निकेल का कंपोजिशन इसमें याद रख सकते हैं। तो यह बाइनरी आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम का प्लॉट है जिसमें हमने कॉपर निकेल सिस्टम को यूज किया। कुछ और डिस्कशन करते हैं उसके ट्रंकेटेड व्यू पे। तो ट्रंकेटेड व्यू में एक पोर्शन हमने लिया है कॉपर निकेल का, जिसमें हमने 20% से लेकर 50% तक हमने कट शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पे पॉइंट बी पे हम बात करते हैं। पॉइंट बी पे हमारे पास क्या है, दोनों फेजेस है, ये 2 फेज है। यहाँ पॉइंट पे बात करेंगे तो यहाँ पे सिंगल फेज है, ओनली 1 फेज है, वो फेज हमारा क्या लिक्विड फेज है। यहाँ पे भी बात करेंगे तो ओनली 1 फेज है, वो फेज हमारा क्या अल्फा फेज है। लेकिन पॉइंट बी पे हमारे पास क्या है, दोनों फेज है, अल्फा फेज भी है और लिक्विड फेज भी है। अगर हमें जानना है कि यहाँ पे जो अल्फा फेज है उस अल्फा फेज में निकेल का कंपोजिशन क्या है, तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करेंगे। और यह हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे आपका सॉलिडस लाइन को कट करेगा और वहाँ से जो हम वर्टिकल लाइन प्लॉट करेंगे तो यह देगा अल्फा फेज का कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा। यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको बोलेंगे ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन। और इस यहाँ पे जो लिक्विड फेज है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके लिए क्या करेंगे, यह जो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, या जिसको कि टाई लाइन बोलते हैं, जो कि हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट किया है, जिसको कि टाई लाइन या कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन बोलते हैं, वह जहाँ पे आपका लिक्विडस लाइन को कट करेगा वहाँ से हम अगर वर्टिकल को कोई ड्रॉ करेंगे और वो जहाँ पे कंपोजिशन पे कट करेगा वहाँ पे जो लिक्विड फेज है उसमें निकेल का कंपोजिशन आपको मिलेगा। तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, जो फेजेज होंगे उसमें आप क्या कर सकते हैं, अल्फा फेज और लिक्विड फेज। इस पॉइंट बी पे अल्फा फेज है और लिक्विड फेज है, तो अल्फा फेज में और लिक्विड फेज में निकेल का कंपोजिशन क्या है, वो जो Cl जो कि लिक्विड फेज में निकेल का कंपोजिशन है, C अल्फा जो कि लिक्विड फेज में निकेल का कंपोजिशन है, अल्फा फेज में निकेल का कंपोजिशन है, और C नॉट जो कि CO है, ओवरऑल कंपोजिशन जो है निकेल का क्या है। इस तरह से आप टाई लाइन प्लॉट करके और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पूरा रीजन में हमारा क्या है, ये 2 फेज रीजन है, मतलब कि यहाँ पे 2 फेजेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक अल्फा फेज एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा लिक्विड फेज एग्जिस्ट कर रहा है। इस रीजन में ओनली लिक्विड फेज एग्जिस्ट करेगा और इधर क्या होगा, अल्फा फेज एग्जिस्ट करेगा। अब कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। 3 डिफरेंट फेज रीजन है वहाँ पे, जिसमें कि डायग्राम में अपेयर कर रहा है, एक अल्फा फेज रीजन है, एक लिक्विड फेज रीजन है, और तीसरा क्या है, 2 फेज रीजन है, जिसको कि अल्फा और लिक्विड फेज बोलते हैं। तो ईच रीजन जो है अलग अलग फेजेज में डिफाइन करता है। तो इसका वो टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर और रेंज ऑफ कंपोजिशन क्या है, अलग अलग है, डिफाइंड है आपका। लिक्विड जो फेज है आपका होमोजेनस है, जिसमें आपका सॉल्यूशन कंपोजिट ऑफ कॉपर है और आपका क्या है, निकेल का है। द अल्फा फेज में आपका क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन होगा कंसिस्टिंग ऑफ बोथ कॉपर एंड निकेल,
एंड हैविंग एन FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें। फिर अगर हम बात करेंगे 1080 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, तो कॉपर एंड निकल क्या है, म्यूचुअली सोलूबल इन ईच अदर इन द सॉलिड स्टेट। वो दोनों आपस में सोलूबल है, लेकिन जो सोलूबल है वो कौन सा स्टेट में, आपका सॉलिड स्टेट में सोलूबल है। कॉपर निकल के सिस्टम को हम आइसोमॉर्फस सिस्टम कहते हैं बिकॉज ऑफ टर्म आइसोमॉर्फस बिकॉज ऑफ दिस कंप्लीट लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्युबिलिटी इन द टू कंपोनेंट्स। क्योंकि इसको आइसोमॉर्फस सिस्टम बोलते हैं, इसके बोलने का रीजन है क्योंकि इसमें जो सॉल्युबिलिटी होती है, लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्युबिलिटी है, वो आपका क्या है, वो कंप्लीट है आपका। इसमें कंप्लीटली ये लिक्विड स्टेट में चाहे वो सॉलिड स्टेट में क्या है, कंप्लीटली सोल्यूबल है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, आइसोमॉर्फस सिस्टम बोलते हैं, बाइनरी आइसोमॉर्फस सिस्टम बोलते हैं। कुछ और बात करेंगे हम, जो भी मेटालिक एलॉयज है उसके फेजेस को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अल्फा बीटा या गामा, वो जो ग्रीक लेटर्स है उससे हम क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। बाइनरी सिस्टम of known composition and temperature that is at equilibrium at least 3 kinds of information are available। इसको अब डायग्राम देखेंगे तो 3 इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा कि फेजेस कौन कौन से हैं, कंपोजिशन क्या है और उसके परसेंटेज या फ्रैक्शन क्या है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि परसेंटेज क्या है, फ्रैक्शन क्या है, कंपोजिशन क्या है और कौन सा फेजेज है। इसको डिटरमाइन करने का जो स्टेप्स है, प्रोसीजर है, हम उसको डिस्कस करते हैं। और तो यहाँ पे अभी हमने जो आपका बाइनरी आइसोमॉर्फस सिस्टम है, जिसमें आपका लिक्विडस लाइन है, सॉलिडस लाइन है, 2 फेज रीजन है, लिक्विड फेज है, इधर आपका क्या अल्फा फेज है, पॉइंट ए पे ओनली अल्फा फेज है, पॉइंट बी पे 2 फेज रीजन है, और यहाँ पे पॉइंट सी है तो वहाँ पे लिक्विड फेज है। तो ये हमने डिस्कस किया अभी बाइनरी आइसोमॉर्फस सिस्टम में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो जो भी फेज प्रेजेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे पॉइंट ए पे कौन कौन सा फेज है, ओनली अल्फा फेज है। पॉइंट बी पे अगर बात करेंगे तो अल्फा फेज है और उसमें क्या लिक्विड फेज है। पॉइंट बी पे है, वहाँ पे क्या है, पॉइंट बी पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे कंपोजिशन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ कंपोजिशन क्या है, निकेल का कंपोजिशन कितना है, 35% है, बाकी कंपोजिशन किसका होगा, कॉपर का होगा। टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, 1250 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम का स्टेट है, एट इक्विलिब्रियम। पॉइंट ए पे अगर हम बात करेंगे, पॉइंट ए पे तो कंपोजिशन जो है वो कितना है, 60% है किसका, निकेल का, और 40% है कॉपर का। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह टेम्परेचर आप देख सकते हैं 1100 डिग्री सेंटीग्रेड है। पॉइंट बी पे अल्फा फेज और लिक्विड फेज दोनों एग्जिस्ट करता है, और इसको हम किसी दूसरे, हमने यहाँ पे जो ओरिजेंटल लाइन प्लॉट किया है उसको हम क्या करते हैं, टाई लाइन बोलते हैं, जिसको कि हम आइसोथर्म बोलते हैं, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। कुछ और कंपोजिशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे निकेल 35% है और 65% कॉपर है। कहाँ पे, 1250 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम बात करते हैं। तो ये 1250 में मतलब पॉइंट बी पे हम बात चल रही है, जो ये बी की बात चल रही है। तो पॉइंट बी पे आपका 1250 डिग्री सेंटीग्रेड है और निकेल का कंपोजिशन है 35%। तो इसमें क्या है आपका कि जो निकेल है वो आपका यहाँ पे निकेल का कंपोजिशन कितना है, 35% है। वो लिक्विड फेज में आपका निकेल का कंपोजिशन 35% है, और सॉलिड फेज में आपका देख सकते हैं सिग्मा अल्फा है, और यह आपका अराउंड आपका 45 तो नहीं, 43 44 या ये आपका 45 होगा, तो 43% होगा आपका निकेल का कंपोजिशन, जिसमें आपका अल्फा फेज में होगा। तो कंपोजिशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अल्फा फेज जो भी फेजेस है उसमें कंपोजिशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें वहाँ पे ट्राई लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होंगे जो जहाँ पे कट करेगा वो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि टाई लाइन ड्रॉ किया है, और हमारे पास जो लिक्विड है उसमें आपका इंटरसेक्शन ऑफ द टाई लाइन द लिक्विड 31.5% आपका निकेल है। कहाँ पे है, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि लिक्विड फेज में है। जो लिक्विड फेज में Cl है, जो Cl है आपका लिक्विड फेज का है, उसमें आपका निकेल का कंपोजिशन कितना है, 1.5% है। बाकी कंपोजिशन कितना होगा, किसका होगा, आपका कॉपर का होगा। अगर वही बात करेंगे कि हमारे पास जो अल्फा, यहाँ पे अल्फा फेज है, तो वहाँ पे अल्फा फेज में निकेल का कंपोजिशन कितना है, ये आपका क्या है, 42.5% है। ये हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम बाइनरी आइसोमॉर्फस सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं,
लीवर रूल लगा सकते हैं, और लीवर रूल लगा के बाकी वेट परसेंटेज क्या होगा, कंपोजिशन क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा, हम बात कर सकते हैं। और यहाँ पे टाई लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया कि टाई लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जो भी आपका है, आपका हम बात करेंगे कि अगर हम बात करेंगे कि क्या है डब्ल्यू एल और डब्ल्यू अल्फा, जबकि मास फ्रैक्शन क्या है लिक्विड फेज का और अल्फा फेज का क्या मास फ्रैक्शन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लिक्विड फेज का मास फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम एस बाई आर प्लस एस से कैलकुलेट करेंगे। लिक्विड फेज का अगर मास फ्रैक्शन करना है तो एस बाई आर प्लस एस कैलकुलेट करेंगे, और जो कि हो जाएगा आपका एस कैसे निकाल सकते हैं, एस कैसे निकालेंगे, ये आपका पूरा यहाँ तक सी अल्फा है और ये हो जाएगा माइनस कर देंगे किसको, सी नॉट को, तो ये मिल जाएगा सी अल्फा माइनस सी नॉट। और अगर आपको निकालना है आर प्लस एस, तो आर प्लस एस निकालना है तो सी अल्फा यहाँ तक होगा और उसमें माइनस कर देंगे सी एल, तो मिल जाएगा आर प्लस एस। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं क्या चीज़, वेट डब्ल्यू एल निकाल सकते हैं, और वैल्यू पता है हमें सी अल्फा सी नॉट 35 है, और सी अल्फा कितना है 42.5 एंड सी एल कितना है 31.5। वैल्यू पुट करेंगे तो डब्ल्यू एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.68। हमें पता है डब्ल्यू एल प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ अल्फा फेज इक्वल्स टू 1 होगा, तो मास फ्रैक्शन ऑफ अल्फा फेज निकाल सकते हैं, और वो कितना हो जाएगा आपका 32.32 हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है वो लीवर रूल यूज़ किया है, और लीवर रूल यहाँ पे लिखा है हमने कि डब्ल्यू अल्फा प्लस डब्ल्यू एल इक्वल्स टू 1 होगा, और डब्ल्यू अल्फा इंटू कंसनट्रेशन ऑफ अल्फा फेज डब्ल्यू लिक्विड फेज इंटू कंसनट्रेशन ऑफ लिक्विड फेज इक्वल्स टू ओवरऑल कंसनट्रेशन, जहाँ पे डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है मास फ्रैक्शन को। तो यहाँ से हमने मास फ्रैक्शन ऑफ अल्फा फेज और लिक्विड फेज निकालने के लिए फार्मूला देख लिया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम याद रखेंगे कि मास फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज और मास फ्रैक्शन ऑफ अल्फा फेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी बाइनरी आइसोमॉर्फस सिस्टम में या किसी और सिस्टम में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। तो माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या है, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या लिक्विड फेज है, इस पॉइंट पे लिक्विड फेज है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कंप्लीटली, यहाँ पे 100% लिक्विड फेजेज है। जैसे ही इस लिक्विडस लाइन को टच करेंगे वहाँ पे अल्फा फेज का इंट्रोडक्शन होगा, अल्फा फेज इंट्रोड्यूस कर रहा है, देख सकते हैं अल्फा फेज का इंट्रोडक्शन होगा। जैसे जैसे आगे जाएंगे अल्फा फेज का क्या होगा, आपका अल्फा फेज का क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा। इस पॉइंट पे अगर हम आ जाएंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कंप्लीटली अल्फा फेज मिलेगा। पॉइंट डी पे आपका क्या होगा, लास्ट यहाँ पे आपका लिक्विड फेज क्या होगा, जस्ट खत्म होने वाला होगा। बाकी हम बात करते हैं 46 43 ये सब क्या है। यहाँ पे अगर हम टाई लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कट करेगा, तो अल्फा फेज जो है उसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसमें निकेल का कंपोजिशन 46% है। यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं ये 46 है। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो लिक्विड फेज है उसमें लिक्विड फेज का कंसेंट्रेशन कितना है 35% है। यहाँ पे देख सकते हैं 35 है, यहाँ पे भी 35 है, और इस यहाँ पे आप देख सकते हैं 46% है आपका यहाँ पे अल्फा फेज का। बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट सी पे, तो पॉइंट सी पे आपका लिक्विड फेज में निकेल का कंपोजिशन कितना 32% है, और यहाँ पे अल्फा फेज का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 43% है। तो ये देख सकते हैं अल्फा 43 का है और निकेल कितना का है 32 का है। वहीं बात करते हैं पॉइंट डी पे, तो यहाँ पे पॉइंट डी पे क्या है कि अल्फा फेज जो है उसका कंपोजिशन कितना है 35% है, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा, और लिक्विड में कितना है 24% निकेल का कंपोजिशन है, तो ये देखिए 24%। पॉइंट ई पे क्या है, जो निकेल होगा उसका कंपोजिशन कितना होगा 35% होगा, क्योंकि ये सीधा सॉलिड फेज ही है। तो सॉलिड सिंगल फेज रीजन है तो सीधा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे कट होगा आपका वहाँ पे कंपोजिशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट स्मॉल ए पे ओनली लिक्विड फेज भी है, पॉइंट बी पे क्या हुआ, लिक्विड फेज का अल्फा फेज का जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है। पॉइंट सी पे हम बात करेंगे तो अल्फा फेज थोड़ा सा और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ी है। पॉइंट डी पे ऑलमोस्ट आपका क्या अल्फा फेजेज ही है, जस्ट नाम मात्र का वहाँ पे लिक्विड फेज है जो कि अबाउट टू वैनिश है। और पॉइंट ई पे 100% आपका क्या अल्फा फेज है, जिसमें कि आपका निकेल का कंपोजिशन कितना 35% है। ये अभी हम जो माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख रहे थे वो हम इक्विलिब्रियम का डिस्कस कर रहे थे, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉट इक्विलिब्रियम का। तो यहाँ पे सिमिलर केसेस होंगे। ए डैश पे आपका क्या है कंप्लीटली लिक्विड फेज है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बी डैश पे, तो यहाँ पे क्या है इंट्रोडक्शन हो गया है अल्फा फेज का, जिसमें कंपोजिशन है कितना 46% का। 46% आपका निकेल है उसमें,
जैसे आप टेम्परेचर डाउन करेंगे उसमें क्या होगा, पहले 46 वाला भी रहेगा और फिर जो नया बनाएगा, नया कितना का बन रहा है वो 40 का, तो 46 का भी है और 40 का भी है, तो यहाँ से 46 और 40 का है, तो 46 का भी है 40 का भी है, तो यहाँ पे दोनों कंपोजिशन है, 46 है और 40 भी है। फिर यहाँ पे नया पे देखेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे 46 है, 40 भी है, फिर नया एक आ जाएगा, वो कितना है 35 का है, तो 35 का भी आ जाएगा। इस पॉइंट पे देखेंगे 46, 40, 35 और कितना आएगा 31 का भी होगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन जो हो रहा है, जो डिजोल्व आपका जो चेंजेस हो रहा है वो कंटिन्यूसली हो ही रहा है। यहाँ पे नॉन इक्विलिब्रियम है, ये आपका मेटास्टेबल फेजेस है यहाँ पे, तो इक्विलिब्रियम स्टेट मिलेगा नहीं, टाइम के साथ उसके फेजेस चेंज होते रहेंगे, जैसे जैसे कूलिंग होगा उसका फेज कंपोजिशन क्या होगा, वेरिएशन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग आपका हो रहा है। तो इस तरह से हमने माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, डेवलपमेंट डिस्कस किया नॉन इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम में, और हमने बाइनरी आइसोमॉर्फस सिस्टम को डिस्कस किया इन बाइनरी फेज डायग्राम में, या हम बात कर सकते हैं चैप्टर 2 में फेज डायग्राम में। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम को। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।